हेलो स्टूडेंट। तो इस समय आपको बताने जा रहा हूँ डीपीपी नंबर 3 में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक मैं डिस्कस कर लिया था और अब मैं आगे डिस्कस करूँगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्या रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर। इस पूरे सर्किट में इस ए और इस बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, ए और बी के बीच का। ठीक है, और ये 23 वोल्ट है। ऐसे एक चीज देखना, ये 15 है तो ये भी 15 है, ये 5 है तो ये 5 है, ये 5 है तो ये 5 है, ये 15 है 15। तो ये जो क्वेश्चन है ये इनवर्स सिमेट्री का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? इनवर्स सिमेट्री का। कि इफ डायगोनल कैपेसिटेंसेस आर इक्वल then charges in diagonal capacitor will be equal। तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। व्हाइट बोर्ड पे मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करता हूँ। चलिए, कितने लूप हैं इसमें? 1 2 3 लूप है ना। ठीक है, 15 5 है 15। ठीक, 3 लूप है। क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस कर रहा हूँ। 15 5 15, इस पे 15 है, 5 15 5 15 5, 0.5 0.5 0.75 एंड 0.75। वोल्टेज कितना दिया हुआ? 23 वोल्ट। पूछा है कि इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। कोई बात नहीं, इसका चार्ज निकाल लोगे ना तो क्यू बाई सी कर दो, आगे पोटेंशियल डिफरेंस। बट चार्ज फ्लो करवाएंगे, इधर से चार्ज क्यू फ्लो किया तो ऐसे क्यू फ्लो करेगा। तो इसमें Q1 फ्लो करवाया तो इसमें कितना फ्लो करेगा? इधर से क्यू आ रहा है ना, इसमें Q1 तो इसमें फ्लो करेगा Q माइनस Q1। अच्छा, इसमें Q1 है, ये 15 डायगोनल बराबर है तो इसमें भी Q1 फ्लो करेगा। इसमें लिखते Q1, ये Q माइनस Q1 है, ये 5 है, ये भी 5 है, इसमें फ्लो करेगा Q माइनस Q1। अच्छा, ये 5 है, ये 5 है, तो इसमें कितना फ्लो करेगा? डायगोनल कैपेसिटर बराबर है तो Q माइनस Q1 फ्लो करेगा। इसमें Q1 फ्लो कर रहा है, ये 15 डायगोनल बराबर है तो इसमें Q1 फ्लो करेगा। अब ये Q1 एक Q माइनस Q1 मिलकर Q बनेंगे आगे। इसमें एक और चीज, इधर से Q1 जा रहा है, इधर Q माइनस Q1 जा रहा है, तो इसमें कितना फ्लो करेगा? तो इसमें से इसको घटा दीजिए। अगर इधर से Q1 आ रहा है और इधर Q माइनस Q1 जा रहा है तो इसमें कितना फ्लो करेगा? तो इसमें से ये घटाइए तो ये आएगा। अच्छा, ये 5 है ना,
तो इसमें जो फ्लो करेगा Q1 में से ये घटाना होगा, दिस विल इक्वल टू Q1 माइनस Q1, तो बनेगा 2Q1 माइनस Q, बन गया। अब दो अननोन है, Q और Q1, सॉल्व करोगे तो Q1 आ जाएगा, फिर 2Q1 माइनस Q की वैल्यू निकालोगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्या करेंगे, किरचॉफ लगाएंगे। सिर्फ दो ही अननोन है Q1, तो दो लूप में लगेगा, एक तो इसमें लगेगा किरचॉफ, और एक इसमें लगा दो, चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी एक में लगाओ। इसमें लगा देते हैं। क्या करेंगे, इसमें आके निगेटिव को टच किया तो -23, फिर ऐसे आके इस प्लेट टच किया इसको तो प्लस प्लेट है, दिस वन इज Q1/15। फिर ऐसे घूम के इस पे आया, चार्ज है Q माइनस Q1/5, इसका कैपेसिटेंस 5 है। फिर ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तो ये वाला चार्ज कितना है, तो ये चार्ज Q1 है ना, Q1 है, देखो Q1 है, कितना आएगा Q1/15, सर्किट क्लोज्ड, दैट इज 0, क्वेश्चन नंबर 1। अब यही चीज इसमें लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे घूम के इसको टच कर रहा हूं तो ये चार्ज Q माइनस Q1 है, अपान कैपेसिटेंस क्या है 5, ऐसे। फिर ऐसे आ रहा हूं तो ये चार्ज के उल्टा चल रहा हूं, उल्टा मतलब माइनस, तो बनेगा माइनस, ये क्या चार्ज क्या है 2Q1 माइनस Q1 डिवाइड बाई C कितना 0.75। फिर ऐसे घूम के रिवर्स हो रहा हूं, रिवर्स तो माइनस साइन, उल्टा जा रहा हूं तो माइनस लिख दिया, एंड दैट इज 0, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करोगे तो Q भी आ जाएगा, Q1 भी आ जाएगा। अब अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, अब कोई पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, दैट इज यहाँ का चार्ज क्या है 2Q1 माइनस Q है, तो 2Q1 माइनस Q डिवाइड बाई कैपेसिटेंस कितना है 0.75। तो यहां से Q1 निकाल लो, यहां से Q निकाल लो, उठा कर दो, आंसर आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि इन अ गिवन सर्किट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरीज आर नेग्लिजिबल, then what value of resistance are the thermal power generated in the maximum? What value of R so that thermal power generated in it will be maximum? इस R की वैल्यू कितनी हो ताकि इस पे पावर मैक्सिमम हो। हम यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, लिखते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट पावर थ्योरम, मैक्सिमम आउटपुट पावर थ्योरम। तो मैक्सिमम आउटपुट पावर थ्योरम ये कहता है कि सारे बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो, और जिस 2 पॉइंट के वोल्ट निकालना है उसको ओपन सर्किट कर दो, और उसके क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लो, वही आंसर होगा। तो आउटपुट थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको ओपन सर्किट करोगे, इस आर को ओपन सर्किट करो तो बन गया ऐसा। अब बैटरी को कर दो शॉर्ट सर्किट, बैटरी कर दो शॉर्ट सर्किट, इसको भी शॉर्ट सर्किट, इसको भी इस तरीके से। ये 6 ओम का, ये 3 ओम का, तो इसके बीच का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, वही आंसर जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल है ना, तो पैरेलल है तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6 9, तो आंसर इज 2। 25 पे आता है, कह रहा है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट I1 इतना एम्पियर इन Z डायरेक्शन, the XY plane contain a closed circular loop carrying a current I2 and not encircle the straight wire, then the force on the loop will be, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है कैरिंग करंट I1 इन Z डायरेक्शन, Z डायरेक्शन में जा रहा है। XY प्लेन कंटेन अ क्लोज सर्कल ऑफ लूप ऑफ करंट, इतना क्लोज सर्कल है जिसका में करंट फ्लो कर रहा है, नॉट इन सर्कल द स्ट्रेट, अच्छा इसको इन सर्कल नहीं कर रहा है,
then the force on the loop will be, radius of circular loop is this one. ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, व्हाइट बोर्ड के पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25। तो यहाँ पे एक वायर दिखा दिया, डॉट से करंट फ्लो करवा रहा है, और इसी के सामने मैंने एक सर्कल सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से बना दिया। अब देखो ये वायर है ना, इसके वजह से दोनों सेम प्लेन में है, जेड एक्स वाई प्लेन में, ठीक। तो ये जेड एक्स वाई प्लेन में है। अच्छा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? इसमें करंट मान लो फ्लो कर रहा है आई के बराबर। इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दो, और इसके सेंटर से एक एंगल पे जाओ, थीटा पे। तो यहां पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई। अच्छा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताओ तो। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसा इसको घेरने के सेंस से आएगा। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, रुको। मिला दिया। अच्छा, ये डॉट्स है ना, तो करंट बाहर आ रहा है, बाहर। तो बाहर आ रहा है तो इस पॉइंट पे घेरो, इस पॉइंट पे घेरो। ऐसे करोगे ना, ऐसे जब इसको ऐसे घेरोगे तो फिंगर घेरने के सेंस में थंब आ जाएगा डायरेक्शन, थंब आएगा परपेंडिकुलर, मतलब इस पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से आएगा, दैट इज डीबी। और यहाँ पे डीएल लेंथ ले लो, डीएल लेंथ लो, डीएल लेंथ, ये होगा डीएल वेक्टर। तो फोर्स का डायरेक्शन बताओ, करंट इधर बनेगा, फोर्स आई एल क्रॉस बी होता है। ये छोटे से स्ट्रिप पे, ये छोटे से स्ट्रिप पे जब फोर्स आएगा आई डीएल क्रॉस बी, तो डीएल इधर है और बी इधर है, तो डीएल क्रॉस बी। थंब आ रहा है मेरे तरफ ना, मेरे तरफ, मतलब इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो भी फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन आएगा डॉट से, डॉट से मतलब बाहर को आएगा। सिमिलरली थीटा एंगल इधर जाओ, और मैं चाहता हूं यहां पे कैसे आएगा। अच्छा, जो कि करंट ऐसे है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहां पे डीएल वेक्टर ऐसे बनेगा, दिस वन इज डीएल वेक्टर। और जितना डिस्टेंस ए है उतना ही डिस्टेंस ए भी मिलेगा, इससे उतना ही डिस्टेंस ए भी मिलेगा। अच्छा, यहां पे फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा बताओ। अब ये करंट एंड करंट से इस पॉइंट को घेरो, तो ऐसे करोगे ना, ऐसे घेरोगे, ऐसे घेरोगे, घेरने से फिंगर फंसा दो, थंब आएगा ऊपर को। इस पॉइंट को करंट के डायरेक्शन से घेरो ऐसे, और दाहिने हाथ के फिंगर को घेरने के सेंस से फंसा, थंब आ गया ऊपर को। मतलब यहाँ पे जो फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन इस पे 90 बनेगा और बनेगा ऐसे, दिस वन इज डीबी, डीबी वेक्टर। अब पता करते हैं आइडियल क्रॉस बी का डायरेक्शन। यहाँ पे जो स्ट्रिप लिए हो, डी थीटा एंगल का जो स्ट्रिप लिए हो, ये इस स्ट्रिप पे फोर्स का डायरेक्शन पता करता है, फोर्स का। और मैग्नीट्यूड, ये डीबी का मैग्नीट्यूड, और ये एकदम सेम आएगा, और डीएल वेक्टर का लेंथ तो सेम ही है, ये हो चाहिए। अब यहाँ फोर्स होता है आई डीएल क्रॉस बी, तो डीएल इधर है, बी इधर है, आई डीएल क्रॉस बी। डीएल की तरफ फिंगर करो और बी की तरफ घुमाओ, थम आ गया अंदर। तो डीएल की तरफ फिंगर करो और बी की तरफ घुमाओ, आई डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी, थम आ गया अंदर।
दैट इज क्रॉस, ये क्रॉस से आ गया। तो मुझे बताओ इस पूरे लूप में यहाँ पे फोर्स ऊपर करो और यहाँ पे फोर्स नीचे करो, और मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, और डीबी डीएल भी और यहाँ का डीबी डीएल भी एकदम बराबर आएंगे। इसका मतलब कि इसके ऊपर, इसके आधा लूप पे, आधा ऊपर के लूप पे फोर्स इधर होगा डॉट से, और इधर के लूप पे फोर्स अंदर का होगा, दैट नेट फोर्स विल बी 0, एफ नेट विल बी 0। ठीक, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड्स the magnetic field is uniform and has the magnitude B in interior of a very long solenoid far from its ends. One of the end of the solenoid is closed with thin plate plastic cover. A small electric loop of radius R lay in cover so that center of the axis of solenoid. The electric current through the loop is I. If the magnetic tension in the loop is then देखो magnetic field is uniform and has the magnetic field B in interior of very long solenoid far from its end. इसके एंड से बहुत दूरी पे बीच में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। वन ऑफ द एंड ऑफ सोलेनॉइड इज क्लोज्ड विथ थिन प्लेट ऑफ प्लास्टिक कवर, इसको प्लास्टिक कवर से कवर कर दिया गया। वन ऑफ एंड इंपॉर्टेंट है। A small electric loop of radius R lie on the cover so that its center on the axis of solenoid. The electric current in loop is I. Then mechanical tension in the loop is, इसमें अगर करंट I है तो इससे मैकेनिकल टेंशन कितना होगा। अब बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं व्हाइट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, सोलेनॉइड की खासियत है कि सोलेनॉइड के सेंटर पे अगर फील्ड बी के बराबर है तो उसके एंड पे फील्ड क्या होता है, b/2 होता है। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट ni/2। तो इस कॉर्नर फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट ni/2 और सेंटर पे होता है म्यू नॉट ni। तो म्यू नॉट ni b के बराबर है, तो यहाँ का फील्ड क्या आएगा, म्यू नॉट ni/2, इट इज b/2। और यहाँ पे तुमने प्लास्टिक रख दिया और इसके ऊपर तुमने रिंग रख दिया, उस रिंग में टेंशन निकालना है ना, तो इस कॉर्नर के वीडियो बनाएंगे उस रिंग का, उस रिंग को शो करने जा रहा हूं। ये रिंग है, रिंग रेडियस इसका आर के बराबर है। अब मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर है, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड का। करंट मान लो इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। पूछा है कि रस्सी में कितने का टेंशन है, फील्ड b/2 के बराबर। तो ये क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड में क्वेश्चन कराया जा चुका है और जेईई भी कई बार आता है, मेंस में भी आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है। एक लूप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऐसा, जिसका स्टीप लिखेंगे डी थीटा के बराबर और वेरी स्मॉल स्टेप। तो यहाँ पे टेंशन टी तुम इधर लिखाओगे, यहाँ पे टेंशन टी तुम इधर लिखाओगे, टी एस लिखाओगे। और इस छोटे से स्ट्रिप पे जो फोर्स काम करेगा, फोर्स करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना आई के बराबर, फोर्स होगा इसमें, करंट देखो ऐसा आएगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो आई एल क्रॉस बी, थंब आ गया ऊपर की ओर। तो जब भी फोर्स आएगा वो फोर्स आएगा ऊपर की ओर,
and this force is I L cross B. करंट I L इस स्ट्रिप का लेंथ है, अगर इसका रेडियस R है, ये d थीटा है, तो दिस इज R d थीटा I L क्रॉस B. यहाँ का फील्ड बराबर किसके, b/2 का, यहाँ पे b/2 रख दो. अब मैग्नीफाइंग करके इस स्ट्रिप को देखेंगे, इस स्ट्रिप को देखेंगे मैग्नीफाइंग करके, तुम्हें स्ट्रिप ऐसे दिखेगा, टेंशन T, और इस पे जो फोर्स आ रहा है ऊपर की ओर, दिस वन इज I R d थीटा इंटू b/2. जब इसको मैंने मिलाया इससे, अच्छा अगर ये मैं पूछूं पूरा पूरा d थीटा है, तो ये आधा एंगल क्या आएगा, d थीटा/2. अगर ये d थीटा है तो बनेगा d थीटा/2. दिस इज d थीटा/2. व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज 90 माइनस d थीटा/2, क्योंकि पूरा 90 होता है, टेंजेंट सेंटर की लाइन पे 90 बनाता है, तो बनेगा d थीटा/2. तो अब इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे, तो t का ये कंपोनेंट क्या बनेगा, दिस इज t cos ऑफ 90 माइनस d थीटा/2, और इस t का भी इधर कंपोनेंट वही बनेगा, जितना इसका उतना इसका, तो ट्वाइस कर लो, और यही बराबर किसको करेगा, इसको, दिस इज I R b/2 इंटू d थीटा. अच्छा यहाँ से बनेगा 90 है ना, तो cos के साथ 90, तो बनेगा sin d थीटा/2. अच्छा कि थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो sin थीटा को थीटा लिख सकते हो, तो क्या बन जाएगा, sin d थीटा/2 इक्वल टू d थीटा/2, तो जाएगा 2t d थीटा/2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा I R b/2 इंटू d थीटा. 2 से 2 कटेगा, d थीटा से d थीटा कटेगा, t बोलो क्या आ गई, I R b अपॉन 2. The tension in this loop becomes equal to IRB upon 2, and this is also. कॉपी कर लो. तो आंसर इज IRB upon 2. तो पूछा था कि IRB upon x है, then what is x? It is 2. Now 26 को जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27. क्या रहा, figure shows circular region of radius r√3 meter. In the upper half uniform magnetic field B and lower half uniform magnetic field B, a very thin parallel beam of point charge each of mass 2 gram, स्पीड इतना, चार्ज इतना, ये माइक्रो है, मिली नहीं है, माइक्रो है, प्रोजेक्टेड along the diameter as shown in the figure. Screen is placed perpendicular to the initial velocity. स्क्रीन है इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. The distance between the point on the screen where the charged particle strike is 4x, and find value of x. इसमें क्या हो जानते हो, ये जो क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्रॉस का, अब v इधर है, v क्रॉस v किधर आएगा, v इधर, v अंदर ना, थम ऊपर आ गया. मतलब जो इस डॉटेड लाइन है ना, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड बीच का डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन के जो ऊपर के पार्टिकल हैं वो ऊपर जाएंगे ऐसे, और जो नीचे के पार्टिकल हैं वैसे आएंगे ऐसे. वेलोसिटी इधर, क्योंकि फील्ड ये बाहर की ओर ना, बाहर की ओर, भी उधर ही है, भी क्रॉस भी, थम आ रहा है मेरे तरफ नीचे, तो फोर्स नीचे लगे जाएगा, वो फोर्स ऊपर लगे जाएगा. तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स आएंगे ना, जो पार्टिकल्स आएंगे वो ऐसे और ऐसे, इस डॉट और इस डॉट के बीच पर आएंगे. तो ये दूरी 4x है, इसका मतलब आधा डिस्टेंस कितना होगा, 2x. ये दूरी होनी चाहिए 2x, तो 2x निकाल लेते हैं, उसका डबल कर देंगे तो 4x आ जाएगा. ठीक है, तो 2x, इस 2x की वैल्यू निकालनी है, दैट इज, और आंसर क्या होगा हमारा, x बताना है, x पता करना ना, तो ये x की वैल्यू निकाल ली है. चलो हम चलेंगे व्हाइट बोर्ड पे.
ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे चलता है। 57 स्क्रीन है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किससे, क्रॉस से। क्रॉस से तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी इधर है, ऐसे है, तो भी क्रॉस भी देखो, भी क्रॉस भी थंब ऊपर आ रहा है, तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेंटर होगा, इधर कहीं सेंटर होगा इसका। फिर इस सेंटर को मिला दो, तो सिमेट्री से ऐसे घूमेगा इस तरीके से, ऐसे घूमते हुए ऐसे निकलेगा। अब ये ना बहुत दूर बना दियो, इतना दूर मत बनाओ, बहुत दूर बना दिया, इसको पास बना लो। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, तो इसको कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, ओके। जब इसको तुम इससे मिलाओगे तो ये भी कॉमन टेंजेंट है, तो ये भी ना 90 पे ही जाना चाहिए, ये 90 बनना चाहिए। रुको, फोर्स में इस पे जो फोर्स आएगा, फोर्स ये सेंटर है ना, तो भी क्रॉस भी इधर है ना, अब भी अंदर क्यों रहा है, तो भी क्रॉस भी परपेंडिकुलर। तो ये भी रिपीट कर रहा हूँ, ये भी एंगल 90 आना चाहिए। जिस तरीके से ये एंगल 90 है, इसके वेलोसिटी भी एंगल 90 बन रहा है, ये 90 है, वैसे ये भी 90 होना चाहिए। और ये वेलोसिटी पता है क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये वेलोसिटी इनिशियली हॉरिजॉन्टल है, ऐसे चलेगा ना, ऐसे चलेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब वैल्यू में से जो दिया गया पहले उसका यूज करता है, क्या दिया है, ये भी दूरी आर है, देखो ये भी दूरी आर है ना, ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, और आर की वैल्यू क्या दिया उन्होंने, आर की वैल्यू इन्होंने R√3 दिया है, तो आर की वैल्यू R√3 लिख लो, और ये भी दूरी आर के बराबर है, और ये भी दूरी आर के बराबर है। और जो बी की वैल्यू है जिससे 0.2 टेस्ला, जो पार्टिकल का मास है दिस इज 2 ग्राम, वेलोसिटी है 0.3, चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। बस, ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। देखो ये बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल आर, कर्वेचर करो, इस सर्कल का रेडियस बनेगा, इस सर्कल का रेडियस ये बनेगा। आर का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी अपान क्यू बी, एम बी अपान क्यू बी, एम कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3, एम भी कितना है 0.3, एम बी अपान क्यू कितना है 10⁻⁶, एम बी अपान क्यू इंटू मैग्नेटिक फील्ड भी कितना है 0.2, ये बन गया कितना, ये 2 से 2 कटेगा, और 0.3 हटा के 3 बना देगा, ये बन गया कितना 3 इंटू 10⁻, कितना है,
10.6 ऊपर जाएगा ना, 10.3 आएगा इतना मीटर। नहीं वो मिल ही है, सॉरी माइक्रो नहीं, वो मिल ही है। एम लिखा था मिल ही है, 10.-3 है, मुझसे मिस्टेक हो जाता है, -3 आएगा। तो ये 0.2 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बन जाएगा 3 मीटर। ओके, दिस रेडियस इज 3 मीटर, मतलब ये 3 मीटर के बराबर और ये भी 3 मीटर है, इसको हटाता है। ओके तो ये 3 मीटर, एक पे 90 आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ये वाला एंगल कितना डेविएट हुआ है ये पता तो करना ही पड़ेगा आपको। दिस एंगल इज थीटा, लेट्स दिस एंगल इज थीटा, ये भी थीटा है डेविएशन एंगल। अच्छा कोई पूछे ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल, दिस एंगल इज 2 थीटा। क्यों, ये पार्टिकल है, 2 थीटा एंगल तय किया है ना, 2 थीटा एंगल तय कर दिया तो हॉरिजॉन्टल था, उसके बाद 2 थीटा एंगल घूम गया ना, इसके सेंटर पे ये पार्टिकल 2 थीटा एंगल घूम गया ना, तो हॉरिजॉन्टल से 2 थीटा हो जाएगा ये। अब आपको डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, मिलाते हैं चलो, आ गया। चलो सोचते हैं, इसको भी इससे मिला दो, अब मुझे ये बताओ ये रेडियस कितना है, √3 मीटर है, ये है √3 मीटर के बराबर, ये भी कितना है, √3 मीटर के बराबर है। थीटा कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, दिस इज द 90 डिग्री, हो तो गया, ये 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू होगी, tan थीटा इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, क्योंकि ये 90 है तो √3 अपॉन 3 आ गया, इट इज 1 अपॉन √3, देन थीटा इज 30 डिग्री। ये 30 तो आंसर आ गया भाई, ये बन गया 60 डिग्री। ऐसा बताओ ये एंगल कितना आएगा, दिस वन इज, अच्छा अगर ये 90 है ये 30 है तो ये कितना बताओगे, 60 डिग्री। सिमेट्रिकली ये भी 60 डिग्री बनेगी, ये 90 है, अच्छा ये 60 है, 60 कितना आएगा, 60 डिग्री 180, और थीटा 30 है तो ये भी तो 60 आ गया, 60, मतलब ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल, क्योंकि 60 आ रहा है 60 आ रहा है, कितना स्ट्रेट लाइन बन गया ऐसे, तब तो आंसर आ गया। ये तो दूरी बननी चाहिए, अगर ये दूरी 2x है तो 2x क्या होगा, 2x होना चाहिए। ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये r है, ये 2r, ये भी r है, ये भी r है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2r बन गया ना, तो 2r का ये 60 है और ये भी 60 है, तो पूरा पूरा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन गया ना, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, तो ये ऐसे बन गया, इस तरीके से ऐसे बन गया, ये एंगल 60 डिग्री है और ये 2r और ये दूरी है 2x, तो 2x बराबर किसका होगा, 2r का tan 60, तो 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, r tan 60, r कितना है, √3, और tan 60 क्या होता है, √3, देन दिस वैल्यू इज 3, आंसर इज 3, तो 27 का आंसर में निकाल लिया 3, आंसर इज 3। हेलो, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर 3, उसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, और हमने 23 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 नहीं बताता हूँ, 27 तक कर लिया था, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है 28 में कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज 5 ओम, इसका इंटर रेजिस्टेंस 5 ओम है,
कनेक्टेड इन अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ द लेंथ 1 मीटर, इसका लेंथ 1 मीटर है, लिख लीजिए यहाँ पे। एंड circuit arrangement shown in the figure show the two circular conducting ring R1 R2 each having the radius 20 centimeters. Cross sections cross each other at conducting joint A and B. Section AB subtend 120 degree at the center of each ring. ये जो है 120 डिग्री का है। रेजिस्टेंस पर लेंथ ऑफ R1 R2 इस इतना इन इतना, तो लैम्डा 1 1 का 3/पाई है, लैम्डा 2 6/पाई है, ठीक है। सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट C and D of the ring laying on the perpendicular bisector of AB. Now when the switch SW remain closed, balancing length at null point is 48 centimeters. Find the balancing length when the switch SW is open. ठीक है, तो देखो जब ये क्लोज्ड है तब अगर आपको बैलेंसिंग लेंथ चाहिए तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो मान लो अपने मन से अपने रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, फिर इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे मिलना चाहिए। और दूसरा ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है ना, इसका करंट अनचेंज रहता है, अनचेंज रहता है। ये पॉइंट यहाँ रहे तो चाहे यहाँ रहे तो ये करंट अनचेंज रहता है, नल डिफ्लेक्शन की वजह से करंट अनचेंज रहता है। जब भी नल डिफ्लेक्शन अटेंड करेगा तो यहाँ करे चाहे यहाँ करे, जो करंट पहले फ्लो कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो करंट चेंज नहीं होगा, करंट चेंज होगा। मेरा मतलब है कि अगर ये नहीं होता, मान लो ये नहीं होता, लेंथ L1 पे आता तो करंट I1 है, तो अगर ये लगा दो फिर नल डिफ्लेक्शन मान लो L2 पे आ रहा है तो करंट I2 है, देन I1 एंड I2 आर इक्वल। नल पॉइंट जब भी अटेंड करेगा तो जो मेजर सर्किट होता है उसका करंट अनचेंज रहता है, क्योंकि जब इससे करंट नहीं फ्लो करेगा तो इससे भी नहीं फ्लो करेगा, जब इससे करंट नहीं फ्लो करेगा तो इस सर्किट का करंट कांस्टेंट रहेगा, वो अनचेंज बना रहेगा। तो चलिए बताता हूं। अब इसका करंट मैंने अपने मन से I मान लिया, करंट I मान लिया, I मान लिया। जब ये 1 सेकेंड, देखिए जब ये यहाँ पे कनेक्टेड होगा तो इस सिस्टम का करंट कितना है बता सकते हो? इस सिस्टम का करंट कितना आएगा? इस सिस्टम का करंट आएगा EMF डिवाइड बाई 5 प्लस R1। तो इसको व्हाइट बोर्ड पे लिख लो। ये जो करंट I1 आएगा, I1 इज 20 डिस्कस कर रहा हूँ, EMF डिवाइड बाई 5 प्लस R1। अब बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? तो E माइनस I1 इंटू 5 ही आएगा। और यही जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आएगा इसके बीच का, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मिलना चाहिए। तो ये क्या होगा? I इंटू इतने पार्ट का रेजिस्टेंस, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है? वो 48 से आ जाएगा, 48 से क्या लिखेंगे? I इंटू 48 और इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यूज कर लोगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन इसमें, दिस वन इज करंट I इंटू 48 इंटू लैम्डा। लैम्डा इज व्हाट? लैम्डा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अब यही काम हम कब करेंगे? जब इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे, करना स्विच SW इज ओपन। जब इसको ओपन कर देंगे तो ये रेजिस्टेंस बेकार हो गया, सिर्फ यही बचेगा। अगर इसमें करंट नहीं फ्लो करवाना है तो ये रेजिस्टेंस से भी करंट नहीं फ्लो करेगा। इसका मतलब इसके टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो E के बराबर आएगा, उसमें इस R का कोई लेन देन नहीं है, तो इसके टर्मिनल का भी पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे E बराबर, अगेन मेजर करंट I इंटू लेंथ मान लो X आया तो X इंटू लैम्डा कर दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दो तो बनेगा E माइनस 5I1 डिवाइड बाई E 48 अपॉन X। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है।
अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था, x कितना आएगा। अच्छा, x आने के लिए मुझे EMF की वैल्यू चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए। I1 के लिए मुझे EMF चाहिए और R1 चाहिए। तो अगर R1 की वैल्यू मिल गई तो मुझे बताओ, अगर R1 की वैल्यू मिल गई और यहाँ प्लेस कर दो तो I1 की वैल्यू E का टर्म में आ जाएगी। अगर यहाँ प्लेस कर दोगे तो E का टर्म, तो अच्छा E का टर्म बनेगा, E से E कैंसिल आउट हो जाएगा। पुट करो ना, I1 को यहाँ पे प्लेस करो तो कितना आएगा, E माइनस 5, I1 पे क्या लिखोगे, E अपॉन 5 R1 डिवाइड बाई E 48 अपॉन X। तो यहाँ से E कटेगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस 5 अपॉन 5 प्लस R1 इक्वल्स टू 48 अपॉन X। अब इसको इधर भेज दो तो इक्वेशन क्या बनेगा, 5 प्लस R1 से 5 कटेगा, दिस इज R1 अपॉन 5 प्लस R1 48 अपॉन X। अब आंसर पाने के लिए, x पाने के लिए आपको जरूरत किसकी, R1 निकालने का। और R1 निकालने के लिए हम दूसरा सर्किट डायग्राम का यूज करेंगे, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम जैसा बना था उसको देखो, इस तरीके से था। इस तरीके से ये R1 है, ये R2 था। अब इसको निकालना जरूरी है। तो देखो R1 का रेजिस्टेंस पर लेंथ 3/5 ओम पर सेंटीमीटर है। इसका रेजिस्टेंस पर लेंथ λ1 इज 3/पाई एंड λ2 इज 6/पाई, ठीक है। और रेडियस कितना है, ईच हैविंग रेजिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो इसका रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर, सबका 20 सेंटीमीटर है। और 120 डिग्री का सब्सटेंड कर रहा है। तो मुझे ये बताओ, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये और एक ये है। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा ना। इसका रेजिस्टेंस मान लो x है, तो इस पार्ट का भी रेजिस्टेंस कितना आएगा, x आएगा। इस पार्ट का रेजिस्टेंस मान लो y है, तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस क्या आएगा, y आएगा। नहीं, तो यहाँ पे इसका इसका जो रेशियो आएगा वही रेशियो इसके इसके बीच का बनेगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो फिर इसका पोटेंशियल क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो फिर ये जो रेजिस्टेंसेज हैं वो बेकार हो जाएंगे ना, बेकार हो जाएंगे। तो हटा देंगे इसके बीच में से। जब इसको आप हटाएंगे ठीक है। देखो तो देखो ये हो गया x प्लस वाई, ये भी है x प्लस वाई, और दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो व्हाट इज R1, इसी के बीच का तो रेजिस्टेंस था। तो R1 कितना आएगा बता दो, R1 आएगा, ये दोनों सीरीज में है तो x प्लस वाई का हाफ, तो दिस वन इज x प्लस वाई का हाफ। बोलो ओके। तो आपको x और y कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा एक और बात करता हूँ, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना निकालना पड़ेगा ना, निकाल के प्रेस कर दो। चलो कैलकुलेट करता हूँ। तो मुझे ये बताओ, अगर ये पूरा सेगमेंट यहाँ पे 120 सब्सटेंड कर रहा है, ये 120 है, ये कितना होगा 60 डिग्री। ओके तो मैंने कैलकुलेशन कर डाली थी, एक बार फिर मैं दोबारा कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। देखो ये एंगल 60 है, ये एंगल 120 डिग्री आएगी।
तो मुझे इस पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना है, इस पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना है, दैट विल बी एक्स, और इस पार्ट का रेजिस्टेंस विल बी वाई। प्लेस करोगे R1 मिल जाएगा। एक काम करो, ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस अगर x है तो x किसके बराबर आएगा, x आएगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा 1 मल्टीप्लाई बाई इतने पार्ट का लेंथ, ये लेंथ किससे आएगा, a इंटू दिस, और ये एंगल आएगा 120 2 पाई बाई 3। ओके, तो देखो लैम्डा 1 कितना है, दैट इज 3 अपन पाई। इसका रेडियस कितना क्वेश्चन में दिया गया था, इसे चेक कर लो जो दिया गया था वैल्यू। रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, देखो 20 सेंटीमीटर का रेडियस है, दिस वन इज 20 सेंटीमीटर, तो ये है तो 20 सेंटीमीटर रखो यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर रख दिया, एंड 2 पाई अपान 3, तो पाई से पाई 3 ये आ गया 40। सिमिलरली आप y रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये रेजिस्टेंस किससे आएगा, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो कि है 6 अपान पाई, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इतने पार्ट का लेंथ। अच्छा ये लेंथ और ये लेंथ एग्जैक्टली सेम होगा, हाँ, दैट इज दिस वन, a इंटू 2 पाई बाई 3, और a की वैल्यू कितनी थी 20, उठा के प्लेस कर दीजिए यहाँ पे, पाई से पाई कटा, ये क्या आएगा 3 दूनी 6, 2 2 दूनी 4, 80 आएगा ना, 80 40 आना चाहिए ना, देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना आया था 3 40, ठीक है, इट विल बी 80 81, और ये 41 में उठा के यहाँ पर रख दो, 80 प्लस 40 इज 120 बाई 2, इट इज 60, तो 60 ओम आ गया ना, इसको उठा के प्लेस कर दो R1 की जगह पे, 60, दिस इज 60 अपॉन 65, 60 ऐड करोगे ना, एंड दिस इज 48 अपॉन x, ये कितना आएगा बताओ, ये आएगा 8 छक्के 48, 0.8, देन व्हाट इज x, x इधर भेजो इसके इधर भेजो, तो 65 इंटू 0.8, ये 4 आएगा ना, और 8 छक्के 48, 4 52, तो 52 इज आंसर। R1 नहीं, x 52 लेंथ आएगा, और ये लेंथ ज्यादा आ रहा है ना, ऑफ कोर्स ज्यादा आना भी चाहिए था, क्यों ज्यादा आना चाहिए था, देखो ये वाली वैल्यू माइनस लगा हुआ है ना, तो 48 बता रहा है, तो ये जो x आएगा आपकी बार, ये e ज्यादा होगा ना 40 इससे, तो ये जो वैल्यू होगी 48 ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए 52 आ रहा है। ओके ओके, नाउ 28 के बाद 29 क्वेश्चन पे आता है। इसमें क्या है कि फाइंड द सम ऑफ magnitude of current in ammeter through R1 R2 R3 all cell are ideal, ये R1 है, R2 है, R3 है, इससे बता करना है कि कितना आएगा। ओके ठीक है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ विद द हेल्प ऑफ नोडल मेथड्स। क्या करेंगे, किसी एक को 0 पोटेंशियल दे दो, इसी को 0 पोटेंशियल दे दो, इस पॉइंट को, तो लिख दिया 0, दे दिया, ठीक है। अच्छा इसका 0 और ये 20 वोल्ट है ना, 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ लिखो 20, फिर यहां से लेके यहां तक आएगा 20 20 20 20, यहां तक 20 आएगा, यहाँ क्या आएगा 5 वोल्ट ज्यादा है ना, ये 5 वोल्ट ज्यादा है, तो 20, तो कितना आएगा 25, और ये 20 है तो यहाँ तक 20 आएगा। अच्छा ये 0 है तो ये 10 कम है ना, तो यहाँ का रेजिस्टेंस आएगा -10, और ये 20 है तो यहाँ तक 20 आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, ठीक है ओके,
R1 R2 में करंट चाहिए तो मुझे यहाँ का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। यहाँ का पोटेंशियल तुम्हें नहीं पता है, ओके, भी मान लो। और एक काम करते हैं हम लोग, पता है क्या, देखो R1 का करंट तो तुम निकाल सकते हो। ये जो R1 है ना, R1 का जो करंट आ रहा है दैट इज, लेट्स दिस इज I1, ये I1 है, तो ये कितना आएगा बताओ। ये जो करंट आएगा ये 25, ये 20, 5 वोल्ट का डिफरेंस है। 25 माइनस 20, 5 वोल्ट, 1 ओम रेजिस्टेंस, दिस वन इज 5 एम्पियर। तो ये 25 ये 20, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का आएगा, 1 ओम रेजिस्टर है, करंट कितना आएगा 5 एम्पियर। R1 इज 5 एम्पियर नाउ। अच्छा ये जो करंट आएगा, ये करंट R3 में कितना आएगा, दैट इज I3। ये 20 वोल्ट है, ये माइनस 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है माइनस 10 वोल्ट है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा ऐसे। तो ये करंट कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 20 में से माइनस 10 सब्ट्रैक्ट करो, इट इज 30 अपॉन 1, 30। ये करंट मिल गया। अब आपको पता करना है कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। तो चलो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाली जो बैटरी है ना, इस रजिस्टर 1 ओम को ये इसके साथ सीरीज में ना, तो इसको उठा के तुम यहाँ रख दो, बात तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है। इसको उठा के तुम यहाँ रख दो, सीरीज में है तो ये क्या हो जाएगा 2 ओम बन जाएगा, ये हटा दो यहाँ पे। तो इससे हो गया ये 20 वोल्ट हो गया और ये 10 वोल्ट, तो ये हायर पोटेंशियल होगा। कितना हायर पोटेंशियल देगा ये, 30 वोल्ट का हायर पोटेंशियल देगा। तो यहाँ के मिल गया 30 वोल्ट, 2 ओम रजिस्टर, ये 20 और ये 0, ये 1 ओम और ये 2 ओम पैरेलल, इक्विवेलेंट इज 1 ओम। व्हाइट बोर्ड यूज करो। क्वेश्चन नंबर 29, थर्टी 2 ओम भी और ये 2 ओम पैरेलल, ये 2 ओम पैरेलल, तो 1 ओम, ये भी है 1 ओम, ये है 20, ये है 0 ना। अब देखो हमें करंट किसका निकालना था, इसका निकालना था, इसका करंट निकालना है तो भी पता होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे करंट एक्यूमुलेशन 0 कर दो, करंट एक्यूमुलेशन 0 कर दो। तो ये करंट कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो 30 माइनस V अपॉन 2 प्लस ये करंट कितना फ्लो करेगा, तो 20 माइनस V डिवाइड बाई 1, 30 माइनस V अपॉन 2, 20 माइनस V अपॉन 1, और ये कितना फ्लो करेगा 0 माइनस V अपॉन 1, दैट इज 0। नाउ अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बनेगा 30 माइनस V प्लस, अच्छा ये 20, 2 से मल्टीप्लाई तो 40 बनेगा, माइनस V माइनस 2V बनेगा, और 2 से मल्टीप्लाई बनेगा माइनस 4V। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आएगी, ये 40 है, 30 70 डिवाइड बाई 5, 14 आएगा। तो कोई पूछे ये करंट कितना फ्लो करेगा, तो ये करंट I2 था ना, R2 था, ये R2 था, देखो दिस वन इज R2, R2 में करंट कितना फ्लो करेगा, ये मान लो I2 है। व्हाट इज I2, I2 होगा पोटेंशियल डिफरेंस 0 माइनस V डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 1 ओम, तो भी है 14 रख दो, तो माइनस 14, मतलब मैग्नीट्यूड इज 14, मैग्नीट्यूड इज 14। उन्होंने पूछा है क्या क्वेश्चन में, I2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज 14। उन्होंने क्या पूछा, तीनों का सम बताइए, तीनों का सम क्या आएगा, 35 में 14 ऐड करो, भाई तीनों जोड़ दो, 5 प्लस 30 प्लस 14, ये 49 आना चाहिए ना, क्यों 30 प्लस 14 कितना होता है 44 प्लस 5 49, आंसर शुड बी 49। क्वेश्चन में 30 में डिस्कस करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि a parallel plate capacitor of capacitor designed to be connected across the 1 kilovolt potential difference
तो आप क्वेश्चन नंबर 30। और इसमें जो डायलैक्ट्रिक है, इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के 6 पाई के बराबर है। जो कैपेसिटेंस है इसका, दिस वन इज, देखो लिखा कैपेसिटेंस 50 पिकोफैरेड है। एक बार पढ़ लो। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिजाइन्ड विद द कनेक्टेड अक्रॉस 1 किलोवोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप। द डायलैक्ट्रिक मटेरियल which had filled between the plate has a dielectric constant 6 pi. Dielectric distance is 10 का पावर 7 वोल्ट पर मीटर। मतलब मैक्सिमम 10 का पावर 7 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड सस्टेन कर सकता है। इसके बाद क्या है? फॉर सेफ्टी द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड नेवर एक्सीड 10% ऑफ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सेफ्टी के लिए कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10% स्ट्रेंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये तो सही चीज था। अगर तुम चाहते हो सेफ्टी हो तो कितना तुम्हें कैपेसिटर पे लेके जाना चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप को, इसको लेके जाना चाहिए। जो डिजायर्ड वैल्यू है वो इसका 10% होना चाहिए। इसका 10% कितना आएगा? 10 का पावर 7 इंटू 0.1 इट इज 10 का पावर 6। तो इससे ज्यादा तुम पोटेंशियल डिफरेंस इस पे मत देना फॉर सेफ्टी पर्पज। ठीक है। नाउ with such a specification, if you want to capacitor of capacitance 50 picofarad, capacitance 50 picofarad है, pico, what minimum area of plate is required to save the working? इस प्लेट का मिनिमम एरिया क्या होना चाहिए सेफ वर्किंग करने के लिए? जबकि 1/ε0 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹। चलो ओके, यहां का चार्ज क्यों निकालते हैं? क्यों क्या होगा? C इंटू वी से आएगा। C कितना? इतना। एमएफ है इतना, मल्टीप्लाई करो C इंटू वी। C कितना? 50 इंटू 10 का पावर 12। अभी कितना? 10 का पावर 3। दिस 5 इंटू 10 टू द पावर, यहां से 15, यहां से 16। क्यों इतना आएगा? अच्छा, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? दैट इज 10 पावर 6 Q अपॉन K A एप्सिलॉन। यहां से A की वैल्यू क्या आएगी? Q अपॉन, यहां भेज दो K एप्सिलॉन, ये इधर भेजो 10 का पावर 6। Q कितना है? 5 10 पावर 16 है, डिवाइड बाई K के जगह पे क्या लिखोगे? 6 पाई। एप्सिलॉन कितना है? 1/36 पाई 10⁻⁹। और ये 10 पावर 6, ये इसे कट करके 6 बनेगा। 6 पे 30 ऊपर भेजो तो बनेगा 30 इंटू, अच्छा ये कितना बनेगा? 10 पावर -3 बनेगा ना। ओके, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। कैपेसिटेंस 50 पिको है ना, तो 10 पावर -12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी तो -12 लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 यहाँ से बनेगा -9, और ये 0 मिला के 8 बना देगा। फिर इसके बाद 8, ये बनेगा 6, ऊपर देगा 30 बनेगा, ये बनेगा -3, ऊपर देगा क्या बनेगा? फिर कोई मिस्टेक हुआ? देखो मैंने फिर मिस्टेक किया कि -8 बनेगा, तो -8 यहाँ करोगे। ठीक है, अब देखो कितना आ गया। ये 6 ऊपर 30 बनेगा, -9 और ये 6, ये क्या बनेगा? -3 बनेगा। -3 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁵ बनेगा।
-5 बनेगा, लेकिन एक मीटर में है और उन्होंने mm के स्क्वायर में पूछा था, तो 1 मीटर में कितना होता है? 10⁶ होता है। व्हाट इज आंसर? 300 mm स्क्वायर। उन्होंने mm में कहा था, देखो mm में आगे आंसर। नाउ 31। सो क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो तुम कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी वीडियो मेरा बना हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि 31 क्वेश्चन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, तो उस लिंक को ओपन करके देख लेना, आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। 31 के बाद कंप्रीहेंशन पे आते हैं। देखिए कंप्रीहेंशन क्या कह रहा है, A conducting wire is bent into the loop as shown in the figure। ये conducting wire है, इसको एक लूप में बेंड कर दिया गया। The segment AOB is parabolic given by the equation इतना, ये पैराबोला है इस इक्वेशन से। While segment BA is straight line x बराबर 2 पे स्ट्रेट लाइन है। The magnetic field in the region is -8K and current in the wire is 2 ampere। तो इसमें करंट है 2 एम्पियर का और मैग्नेटिक फील्ड 8 का है टेस्ला का। द टॉर्क ऑन द लूप, इस लूप पे कितना टॉर्क होगा? आंसर इज 0। क्यों? मैग्नेटिक मोमेंट समझ में आएगा। ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो दाहिने हाथ के फिंगर को इसके सेंस में फंसाओ, तो थंब आ रहा है मेरी तरफ, करंट के सेंस में फिंगर, ये फिंगर करंट के सेंस में है, थंब मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। अगर थंब मेरी तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट मेरी तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो दोनों में एंगल क्या आ गया? 0। देखो पैरेलल लाइन है, एंगल 0 आ गया। m क्रॉस b, टॉर्क इज m क्रॉस b, तो जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है m क्रॉस b, और m और b के बीच एंगल 0 आ गया, देन व्हाट इज टॉर्क? इज 0। इसके बाद क्या रहा है 33, द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द करंट लूप एट द पॉइंट c। ये जो लूप है ना, ये जो लूप है, ये पूछ रहा है कि बताइए पॉइंट सी पे कितने का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। ओके, मैं बताता हूँ मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा। तो इस लूप की वजह से करंट इन द लूप एट पॉइंट सी, इस पॉइंट सी पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस वायर की वजह से इस पे किधर आएगा? डायरेक्शन चेक कर लो, डायरेक्शन आएगा ऐसे, ऐसे ना करंट करंट, तो दाहिने के फिंगर को घूमने के सेंस फंसा, घूमने के सेंस से फिंगर को, थंब आ गया तुम्हारे तरफ, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बाहर करो, दैट इज पॉजिटिव। इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इस पॉइंट पे, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे डेवलप होगा वो बाहर को डेवलप होगा, बाहर को। जब बाहर को डेवलप होगा तो पॉजिटिव होना चाहिए। इन सारे ऑप्शन में देखो कोई ऑप्शन पॉजिटिव नहीं है, इन सारे ऑप्शन में देखो कोई ऑप्शन पॉजिटिव नहीं है, तो आंसर क्या होगा? डी पार्ट। 34 कह रहा है कि इफ द लूप वेयर लोकेटेड अलोंग द जेड एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड 1 रेडियन पर सेकेंड, लूप वेयर रोटेट अबाउट द जेड एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड इतना, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द स्ट्रेट लाइन एसी, इस एसी से कितना डेवलप होगा इस स्टैंड पे अगर इसको 1 रेडियन पर सेकेंड के एंगुलर वेलोसिटी से तुम घुमा रहे हो, तो इसमें कितने का ईएमएफ डेवलप होगा? हाँ, तो क्या करेंगे? तो मुझे ये बताओ, इससे इसमें V क्रॉस P
बी क्रॉस बी, इधर हायर प्रोडक्टिव है, बी हायर प्रोडक्टिव। अच्छा मैंने क्या किया, इसको इस ए बी लाइन को वो ए बी से करना, ए बी कितने की डेवलप होगा एसी में, देखो क्वेश्चन पूछा एसी में कितना डेवलप होगा। चलो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और बनाता हूं इसको। अच्छा इसका लेंथ कितना होगा बता सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन से बना दिया, इसका लेंथ कितना होगा इसका, ओके मैंने क्या किया ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, ये लाइन ए बी है ना, ये जो लाइन ए बी है ना, इस लाइन ए बी को मैंने इस ओ को इससे मिला दिया, इससे बना दिया ऐसा। अब मैं अभी इस लूप की कल्पना करूंगा, इस लूप की वीडियो वहां बनाई है। अच्छा अगर x पावर 2 है, कोई पूछे ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, तो वो आ जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर बराबर 2x आ गया, तो 2 और x जगह पे 2 रख दो, x की वैल्यू 2 है ना, 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर इज 4 तो y इज 2, मतलब ये भी दूरी 2 के ही बराबर है। तो चलो अब व्हाइट बोर्ड पे आता है, तो ये पूरा दूरी कितनी आएगी, दैट इज 4 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 2 मीटर, ये भी है 2 मीटर, तो यहां से लेके हद तक दूरी आएगी 4 मीटर, और ये है 2 मीटर, और ये है 2 मीटर, ये एंगल क्या आएगा 45 डिग्री, क्यों आएगा भाई, ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर होगा, तो ये कितना आएगा 2√2 मीटर। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो पूरा लूप है ना, एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, दैट इज 1 रेडियन पर सेकेंड। इस पूरे लूप की अगर मैं फ्लक्स की बात करूं कि इस पूरे लूप में कितने का फ्लक्स चेंज होगा, इस पूरे लूप में कितने का फ्लक्स चेंज होगा, तो इस पूरे लूप में जो फ्लक्स चेंज होगा वो फ्लक्स का चेंज 0 आएगा, क्योंकि फ्लक्स तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स तो इसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इस ट्रेंगुलर लूप का फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ईएमएफ विल बी 0। तो अगर मैं कहूं कि ये है, सपोज करो ए है, ये बी है, ये सी है, तो जो ईएमएफ आ रहा है नेट ईएमएफ दैट इज 0, बिकॉज ऑफ फ्लक्स तो कांस्टेंट है इस ट्रायंगल के अंदर, फील्ड लाइंस कांस्टेंट, ये लूप कहीं भी चला जाए तो किससे आएगा, ईएमएफ इन ए बी, इस ए बी में कितने ईएमएफ है, प्लस ईएमएफ इन बी सी प्लस ईएमएफ इन ए सी, तो ए बी और बी सी का ईएमएफ मिल जाएगा तो ए सी का ईएमएफ आ जाएगा। अच्छा इस ए में और इस बी में हायर पोलैरिटी कौन सा होगा, हायर पोलैरिटी बताओ, तो भी क्रॉस बी, तो भी से ऊपर जाना ना, तो भी क्रॉस बी इधर हायर पोलैरिटी होगा, मतलब ये हायर पोलैरिटी होगा, तो ऐसे दिखा सकते हो। अच्छा इसमें इसमें ये ऊपर ऊपर भाग रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, तो जो बीसी है, बीसी वो ऊपर भाग रहा है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से है, तो भी क्रॉस बी थंब इधर, तो हायर पोलैरिटी कौन होगा, तो हायर पोलैरिटी ये होगा। अच्छा ये करंट ऐसे फ्लो करवाएगा, ये करंट ऐसे फ्लो करवाएगा, नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इसलिए इसमें 0 आएगा। ओके अब देखिए, ये तो एक बात बता, ये आंसर 0 आएगा, इसमें में फिर 0, क्यों, ये ऐसे घूम रहे हो ना, और इसे मान लो डेवलप हुआ ई का, तो ऐसे घूमोगे, ये E1 है मान लो, ये E2 है, ये E है, तो ये देख रहे हो ना ये साइन, जब ऐसे घूमोगे ऐसे कंप्लीट लूप में, तो इस नेगेटिव को टच करोगे तो -E1, फिर ऐसे के प्लस को टच करोगे तो प्लस E2, और E1 E2 बराबर है मैग्नीट्यूड में, क्या आएगा E1 माइनस इधर आके टच करोगे तो प्लस E2, फिर ऐसे आके नेगेटिव को टच किया तो -E बराबर 0, बट इस E की वैल्यू 0 आएगी ना, कि E1 E2 इक्वल है ना, E1 इज इक्वल टू E2, समझ सकते हो। इस पूरे काम में डायग्राम बना रहा हूँ, तो ईएमएफ तुम्हें ऐसे दिख रहा है, तो आंसर मिस्टेक दिया हुआ है, ये कैसे बना रहा हूँ, तो अगर ये E1 है तो ये भी E1 होगा, सिमेट्री से E है, तो इस पूरे लूप में घूमो, पूरे लूप में नेट ईएमएफ 0 आना चाहिए, क्योंकि इससे फ्लक्स चेंज होगा नहीं पूरे लूप का, पूरे लूप का तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो ऐसे घूमेगा ऐसे, तो -E -E1,
फिर ऐसे प्लस को टच किया तो प्लस E1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक EMF 0 आ गया ना, देखो। अब फिर ऐसे घूम के इसको टच किया तो माइनस E, सर्किट में कंप्लीट लूप में नेट EMF का सम 0 आ रहा है, E इज 0। अच्छा, इस E1 की अगर अलग से वैल्यू पूछते तो मैं क्या बताता, इसकी E1 इज व्हाट 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, ये फॉर्मूला था 1/2। अब B की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये बात चेक कर लेते हैं। B की वैल्यू क्या दिया उन्होंने, 8 टेस्ला, B इज 8 टेस्ला रखो, B इज 8 टेस्ला, ओमेगा कितना है 1 है, लेंथ कितना है 2√2, ये 2√2 का लेंथ है ना, देखो 2√2, स्क्वायरिंग करो तो क्या बनेगा 4 × 2 8 बनेगा 8, तो 2 चौको 8, 8 चौको 32, इसमें 32 है तो भी 32 होगा, और इसकी वैल्यू 0 है, दैट विल बी 0, ठीक है। देखिए उन्होंने इसमें, ठीक है, ये 32 दे रखा है, बट 32 पॉसिबल ही नहीं है। ओके ठीक है, तो हमने 34 तक डिस्कस किया, कल हम लोग इस कंप्रेहेंशन को डिस्कस करेंगे और बाकी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 45 तक कल फिनिश कर दूंगा। ओके, थैंक यू।